नमस्कार दोस्तों। आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन दी जा रही है किसको? स्टेट को। सरकार को डायरेक्शन दी जा रही है कि आप अपनी पॉलिसी बनाते समय ये प्रिंसिपल्स मन में रखें। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो सरकार ने अपने मन में रखने हैं जब वो पॉलिसी बनाए। ठीक हुआ क्या ना, जब संविधान बना तो सारी चीजें जस्टिसेबल नहीं की जा सकती थी और ना ही सारी चीजों के ऊपर संविधान में कानून बनाया जा सकता था। तो बहुत सी चीजें संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों के जिम्मे छोड़ दी कि आप समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जनता की डिमांड के हिसाब से कानून बना लेना। अपने पॉलिसी जब बनाओ तो जे प्रिंसिपल अपने मन में रखने हैं। तो ये प्रिंसिपल किसके लिए है? सरकार के लिए है, स्टेट के लिए है। तो कौन से पार्ट में है संविधान के? पार्ट 4। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में थे? पार्ट 3। और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये हमने किससे लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे लिया? आयरिश। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान की नोबल फीचर्स कहा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की नोबल फीचर्स किसको कहा? फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, प्रीएम्बल को किसको कहा? तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज, तो जब स्टेट कानून बनाएगी, जब पॉलिसियां का निर्माण करेगी, तब दीज प्रिंसिपल्स शुड बी कीप इन माइंड। अपने मन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एज आइडियल्स अपने मन में रखना है। इस हिसाब से आपने पॉलिसी और कानून बनाने हैं। तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है जी? कि हमने ऐसा स्टेट बनाना है जो कि वेलफेयर है, जो कि जनता के हित के लिए सोचता है, काम करता है, एंड नॉट द पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट नहीं। देखो एक बात याद रखनी कि जैसे ना आजादी से पहले, तो 1950 से पहले और भी वर्ल्ड में क्या था, ज्यादातर क्या था, आजादी मिलने से पहले पुलिस स्टेट होता था। तो जो हमारे ऊपर रूल करती हैं सरकारें, वो उसकी नेचर पुलिस टाइप की होती थी। वो हमारी गतिविधियों पर शिकंजा अधिक कसती थी। तो उनका काम ये नहीं था कि अपने समाज के लोगों की बुराई करना। तो वो पावर के बेस पर रूल करते थे। और ब्रिटिश जो इंडिया था वो भी क्या था? ब्रिटिशर के अंडर एज ए पुलिस स्टेट था। ठीक, पावर का बोलबाला था। जनता की भलाई के ऊपर इतना कोई फोकस नहीं था, बिल्कुल ही फोकस नहीं था। लगभग बीस क्या है, हमने आपसे टैक्स लेना है और डंडे से लेना है। तो पुलिस स्टेट था और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस होता था। हाँ, ये एक बात है, पुलिस स्टेट मीन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस। जनता की भलाई के लिए फोकस इतना नहीं था। आजादी के बाद हमने अपना एम रखा कि हमने पुलिस स्टेट नहीं, हमने वेलफेयर स्टेट बनानी है। जनता के हित के लिए काम करना है। ठीक है ना, जनता के हित के लिए काम करना है। तो जनता के हित के लिए काम करने का मतलब कि हमने इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी लेकर आनी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो अगर आपसे पूछा गया कि किस पोर्शन से, संविधान के किस भाग में इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की बात ज्यादा की कही गई है, तो वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो इसी प्रकार फंडामेंटल राइट्स किसको सुनिश्चित करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की बात ज्यादा कौन करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। और ये भी बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं। इनकी अवहेलना पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल होते हैं। अच्छा जी, पर फिर भी हमारा आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है संविधान का कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देश की गवर्नेंस के लिए क्या है? फंडामेंटल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल है, इसका मतलब ये बहुत जरूरी है। चाहे नॉन जस्टिसेबल है पर फिर भी अपने आप में क्या है? ये फंडामेंटल है। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट
सरकारों की, स्टेट की ड्यूटी है क्या, टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। जब वो कानून बनाए, पॉलिसियां बनाए, तब इन प्रिंसिपल्स को मन में रखें। तो खुद संविधान में ये बात लिख दी गई है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, स्टेट इनको इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है जी। और इसके अलावा ना ये कोर्ट की हेल्प भी करते हैं। कैसे? जब कोर्ट कई मामलों में अपना वर्डिक्ट सुनाता है, कानून का एग्जामिनेशन करता है, तो वो फंडामेंट अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हवाला लेता है। द कोर्ट टेक हेल्प फ्रॉम दीज प्रिंसिपल्स फॉर एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। एक कानून क्या वो संवैधानिक रूप से सही है, इस सब का एग्जामिन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP से क्या है, हेल्प लेता है। अच्छा जी, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP। इन प्रिंसिपल्स की, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कुछ क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। देखो, संविधान में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दी गई। संविधान में क्या है, सीधे सीधी लिस्ट दी गई है, DPSP की सीधे सीधे लिस्ट दी गई है। पर फिर भी अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इनको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। द DPSP कैन बी क्लासिफाइड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली। संवैधानिक रूप से इसकी क्लासिफिकेशन नहीं है, पर फिर भी हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। पहला पढ़ते हैं जी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक, ऐसे प्रिंसिपल जिसमें क्या है, समाजवाद की बात की गई हो, समाज की बात की गई हो, समाज के उद्धार की बात की गई हो। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? आर्टिकल 38 के अंदर क्या है देख पढ़ लेते हैं हम। आपने सारे आर्टिकल याद नहीं रखने, आपने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है वो क्या है मोटा मोटा वो याद रखने हैं। गांधीयन कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं। तो पूछ लिया जाता है आपको प्रिंसिपल देकर भी, इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन सा है, इनमें से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन कौन सा है। तो आपको पता होने चाहिए मेन कि इनकी डिवीजन किस प्रकार से है, एक बात। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट से कौन कौन सा जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल राइट ऐड हुआ, वो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां से कर लेंगे। अभी आप बेसिक समझ लीजिए कौन कौन से प्रिंसिपल कैसे कैसे किस किस डिवीजन में आते हैं। तो पहला आता है जी आर्टिकल 38 के अंतर्गत। आपने 38, 36, 39 ऐसा सारे याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम सेपरेट रूप से याद कर लेंगे। सारे आर्टिकल्स आपने ऐसे हेडिंग याद नहीं करने, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में एक आता है जी, सरकार ने ऐसी पॉलिसियां बनानी है, ऐसे कानून बनाने हैं, ऐसे कदम उठाने हैं जिससे क्या हो, प्रमोशन ऑफ द पीपल्स वेलफेयर, जनता के वेलफेयर हो, जनता का उद्धार हो। सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, ठीक है ना, न्याय करके जब ऐसे भी एक क्या है ऐसे कदम उठाने हैं कि सोशल ऑर्डर बने, बराबरता आए। ठीक, और जस्टिस लेकर आना है। जस्टिस कैसा, सामाजिक न्याय, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस। और मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। उनके आमदन में, स्टेटस में, फैसिलिटियों में और अपॉर्चुनिटीज में क्या है, इनइक्वालिटी मिनिमाइज करनी है। सिंपल आपने याद रखना है, जनता का वेलफेयर करना है, बराबरता लानी है, सोशल ऑर्डर लेकर आना है, इक्वालिटीज लानी है। बस ये बातें आपने याद रखनी है, अधिक डीप नहीं, ऐसे ऐसे समझ लेना है। तो ये क्या है, सोशलिस्टिक। आगे है जी, स्टेट ने ऐसी पॉलिसियां लेकर आनी है जो क्या करे, सिक्योरिंग एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल, सबको रोजगार मिले, है ना, अपने जीवन निर्वाह के लिए उनको साधन मिले, ये भी सरकार ने, स्टेट ने करना है। मटीरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। देखो ये एक बात है, जैसे आपको पता है कि पूरे इंडिया के रिसोर्सेस होते हैं, वो कौन यूज कर सकता है, सरकारें। तो उनका यूज ऐसे हो कि सबके भले के लिए यूज हो। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं रिसोर्स तो इक्विटेबली करने हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, एंड उसका ऐसे यूज करना है कि सबका गुड हो, कॉमन गुड के लिए यूज करना है। ठीक है, किसको, अपना, जो आपके देश के संसाधन है, रिसोर्सेस है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एज वेल एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी प्रिवेंटेड। जितना हो सके वो कोशिश करो कि आपने, जैसे मान लो कि आप चाहे कैपिटलिस्ट सिस्टम भी लेकर आओ, पर ऐसे
नहीं ना हो कि उस सिस्टम को यूज करते हुए कुछ लोग ही अमीर हो जाए। आप उसके ऊपर प्रॉपर चेक बैलेंस लगाना है। अगर कैपिटल सिस्टम भी लेकर आए तो कुछ हद तक लेकर आना है। सिंपली हम कह दें, कैपिटल सिस्टम को छोड़ो, सिंपली हम कह दें कि देश में ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लाएं जिससे जो हमारे देश की वेल्थ है वो किसी कुछ इंसानों के हाथ में ना आ जाए, कुछ ग्रुप के हाथ में ना आ जाए, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं, पैदावार के साधन और वेल्थ, तो ये क्या है, किसी कुछ ग्रुपों के बंदों के हाथ में मत आ जाए। ऐसा ना हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एज वेल एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा ना हो, कुछ लोग ही अमीर ना हो जाए बाकी गरीब ना हो जाए। ऐसे बोथ मैन एंड वुमेन शुड गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आदमी और औरतों को समान काम के लिए समान क्या है, पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक बात होगी। वर्कर्स हो गए, मैन हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इनका है शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। इनसे आपने जबरन काम नहीं करवाना। जबरन काम करवाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको गुस्से से पावर का यूज करते हुए, उसका मतलब ये भी है, और ये भी है कि आपने हालात ऐसे नहीं पैदा कर देने कि लोग मजबूरी वश कोई भी काम करने को तैयार हो जाए। प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन फॉर देयर हेल्दी डेवलपमेंट। बच्चों के लिए भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपने लेकर आनी है ताकि वो सही ढंग से डेवलप कर सकें। ठीक है जी। आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर। सबको न्याय मिले, और जो गरीब हैं अगर वो अपने लिए वकील नहीं कर सकते या कोई और लीगल सहायता नहीं ले सकते तो उनको फ्री लीगल एड दो गरीबों के लिए, सो डैट क्या हो, opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। किसी के पास पैसा कम है इसका मतलब ये नहीं कि उसको न्याय ना मिले, उसको भी न्याय का हक है। तो आपने ऐसा कानून लेकर आने हैं कि फ्री लीगल एड गरीबों को भी मिले। आगे जी आर्टिकल 41 क्या कहता है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस दैट इंक्लूड। देखो, हर किसी को रोजगार मिले, उसका राइट हो, एजुकेशन का राइट हो। ठीक, हमने देखा कि हम राइट टू एजुकेशन तो ले आए हैं पर राइट टू वर्क अभी नहीं आया। और पब्लिक असिस्टेंस देनी है, सरकारी सहायता देनी है। किसके लिए, जैसे किसी को रोजगार नहीं है, जहाँ कोई ओल्ड एज में है, कोई बुढ़ापे में है, खुद से कमाई नहीं कर सकता, कोई बहुत बीमार है, जहाँ किसी को कुछ डिसेबलमेंट है, मीन उसका कोई अंग पैर नहीं चल रहा, ठीक, विकलांग है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने पब्लिक सहायता मुहैया करवानी है। अब आप कहोगे सर लिखा है संविधान में, पर हमको तो हमारे पड़ोस में एक बंदा है उसको तो नहीं मिली, इसको तो नहीं मिली। ये सब क्या है, ये संविधान में लिखा है कि सरकारों ने ऐसा करना है। अब सरकारों के ऊपर है ना कि वो कानून बनाकर ऐसी चीजें लेकर आए। तो ऐसी चीजें संविधान ने सरकारों के लिए रखी हैं कि आपने ये काम करने हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है जी, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जो काम करते हैं उनके काम करने की कंडीशंस भी जस्ट हो, जस्ट मतलब नैतिक रूप से सही, और ह्यूमन मतलब मानवीय हो, रहने योग्य हो, काम करने योग्य हो, ठीक, इनह्यूमन ना हो। और मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ क्या है कि जो हमारी लेडीज हैं, वोमेन है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए उनको रिलीफ देना, उनको प्रॉपर क्या है, सहायता देना। जस्ट का मतलब ऐसा काम जो मॉरली राइट हो। आर्टिकल 43A क्या कहता है जी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर की पार्टिसिपेशन भी हो, जो वहाँ के करिंदे हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो उनका भी वॉइस सुना जाए मैनेजमेंट में, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो मैनेजमेंट में। आर्टिकल 47 कहता है जी, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है ना, सब जनता का क्या है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाओ, उनकी हेल्थ सही करनी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही करना है, और उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए और कदम भी उठाने हैं। ये सब क्या है, हेल्थ से संबंधित है। अच्छा जी, ये सोशलिस्टिक थे प्रिंसिपल। आगे पढ़ते हैं जी गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स जो गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पर बनाए गए थे। हुआ क्या था ना, ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, आज़ादी का संग्राम चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ,
तो उस समय गांधी जी ने कुछ प्रोग्राम दिया था, प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, भी हमने अपने भारत को ऐसा बनाना है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से भारत को बनाना है इस प्रकार। तो जो जो गांधी जी ने वो प्रिंसिपल दिए थे अपनी आइडियोलॉजी के बेस पर, तो उसको कहते हैं जी गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या आता है ये देखिए जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत बननी चाहिए, उनको प्रॉपर धन वगैरह रिसोर्सेज पावर देनी चाहिए ताकि वो अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करें। विलेज पंचायत वाली बात गांधीयन आइडियोलॉजी के हिसाब से है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री समझ क्यों, जो जो आपकी कॉटेज का मतलब क्या होता है, जो आपका छोटा सा झोंपड़ा टाइप होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो पारिवारिक लेवल पर शुरू की जा सकती है, छोटे लेवल पर, उसका प्रमोशन करनी। और प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करनी, आर्टिकल 43 भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी सोसाइटियां वगैरह, ताकि एक दूसरे के सहयोग से क्या है इकोनॉमी डेवलप हो सके और समाज की डेवलपमेंट हो सके। आर्टिकल 46 कहता है टू प्रमोट या सिंपली कह लिए प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, शैक्षिक और आर्थिक इंटरेस्ट किसके, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। देखो इसका मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, वीकर सेक्शंस है ऑफ द सोसाइटी एंड अदर, और भी वीकर सेक्शन जो है उनके क्या है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, और टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन से इनको बचाना। आर्टिकल 46 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अच्छा जी, आर्टिकल 47 क्या कहता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक, ये है सोशलिस्टिक, इसको हटाओ जहां से, ये वाला है 47 में कई चीजें हैं, कुछ चीज है 47 में जो मैंने अभी डिलीट किया वो भी 47 में ही आता है, पर वो अगर डिवीजन के हिसाब से देखें तो वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। तो उसका सेकंड पार्ट है कि टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकना, प्रोहिबिट करना, इनको प्रोमोट नहीं करना, चाहे पीने की शराब वगैरह हो चाहे और नशीले पदार्थ हो, उनको नहीं कंज्यूम करना। ऐसे इसके लिए सरकार को काम करना है, इन चीजों की प्रमोशन नहीं करनी। एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, मेडिसिन पर्पस दवाई वगैरह बनाने के लिए तो ठीक है, पर अदरवाइज नशे के लिए इन चीजों का, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, नशीली शराब वगैरह है ना, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इनको प्रोहिबिट करना। आर्टिकल 48 कहता है प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ कॉज एंड काव्स, जो हमारे गायें हैं, बछड़े हैं, एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, तो और हमारे दुधारू ऐसे पशु जिनसे हमको दूध मिलता है, जहाँ जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऐसे बैलगाड़ी के लिए, हल के लिए जोतते हैं, ऐसे पशु, उनकी क्या है, उनकी स्लॉटर पर, उनको मारने पर पाबंदी लगानी, उनको रोकना। ठीक है जी। एंड प्रेजर्वेशन एंड इम्प्रूविंग ब्रीड्स ऑफ देम, और इनकी ब्रीड्स है, खासतौर पर जो हमारी अपनी इंडिजिनस ब्रीड है, जो हमारे अपने देश की ब्रीड्स है, इन सबको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, इनकी नस्लों को इम्प्रूव करना है, और जो है उनकी प्रेजर्वेशन करनी है और फर्दर इम्प्रूव करना है। ठीक है जी। आगे है जी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल आजादी वाले, थोड़े आजाद ख्यालात वाले भी, जिसमें पुराने जमाने की कैद वाली चीजें ना हो, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, मॉडर्न प्रिंसिपल कह सकते हैं थोड़ा इनको। ठीक, पहला है आर्टिकल 44, ये कहता है सिक्योरिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के पूरे देश में क्या है, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है। जो कानूनी एरिया में कानून होता है, जो आपके सिविल एरिया में कानून होते हैं ना, एक होता है क्रिमिनल, जैसे आपने कुछ क्राइम किया है ना, बड़े दर्जे का खतरनाक क्राइम, तो वो क्रिमिनल में आ गया, उसके लिए तो चलो सभी के लिए सजा सेम है, पर जो सिविल होते हैं ना, सिविल जैसे आपके पर्सनल मैटर होते हैं, शादी से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, तलाक से संबंधित, घरेलू जो होते हैं मसले, धार्मिक मसले,
तो ऐसे मसलों के लिए ना हमारे देश में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, अभी बात चल रही है। तो अब क्या है, आज़ादी के समय भी इसकी ये वाली बात नहीं थी और उस समय के संविधान निर्माताओं ने ये बात आने वाली सरकारों के ऊपर छोड़ दी कि आप सब धर्मों के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना, कि सभी धर्मों के जो सिविल लॉज हैं वो भी बराबर हो। अभी क्या है, एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग है, जैसे मुस्लिम्स के अपने शरिया कानून होते हैं। तो तब संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आपने आने वाले समय में सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 44, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल की उम्र से कम के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है आपने, ठीक है, उनकी देखरेख करना। इसमें सरकार ने पॉलिसियां बनानी है इसके लिए और उनकी एजुकेशन के लिए भी प्रबंध करना है, ये बात होगी। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ठीक, एग्रीकल्चर को प्रफुल्लित करना। अच्छा जी, आर्टिकल 48 कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, आपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी है, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है और इनको इम्प्रूव भी करना है। तो एनवायरनमेंट वाला पॉइंट किस में आ गया, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाला पॉइंट किस में आ गया, लिबरल इंटेलेक्चुअल में। इसी प्रकार अपने मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना। ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है, ये कानून बनाकर तय किया जाएगा, ठीक है जी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, देखो पहले क्या होता था, जो हमारा न्याय अधिकारी था वही क्या है, वहां के एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता था आजादी से पहले, पर हमने ये काम कर भी लिया है, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। पहले एक ही ऑफिसर होता था, वो टैक्स भी कलेक्ट करता था, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल था और वहां के एरिया का न्याय वाला ऑफिसर भी वही था। पर अब नहीं है ऐसा, जुडिशियल के लिए अब अलग बंदा है, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग बंदा है। पब्लिक सर्विस जो हमारे होते हैं ना, आप देखना स्टेट लेवल पर जो पब्लिक सर्विस के एग्जाम होते हैं तो क्या कहा जाता है वहां पर, वहां यही कहा जाता है पीसीएस एग्जीक्यूटिव, जैसे पंजाब में पीसीएस एग्जीक्यूटिव एंड पीसीएस जुडिशरी। इसका मतलब जो पब्लिक सर्विस के एग्जाम होते हैं जुडिशरी का अलग होता है और एग्जीक्यूटिव का अलग होता है। अच्छा जी, आर्टिकल 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल वैश्विक स्तर का शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, डिफरेंट देश हैं उनमें आपस में सही प्यार भरा, जस्ट मतलब नैतिक रूप से सही, ऑनरेबल मतलब सत्कार योग, ठीक, सत्कार योग का मतलब जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्टेबल रिलेशन बनाकर रखने हैं, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी लिबरल इंटेलेक्चुअल में ही आते हैं। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, वर्ल्ड लेवल पर जो लॉ एंड ट्रीटी वगैरह संधियां साइन हुई हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर डिस्प्यूट है, चाहे बाउंड्री डिस्प्यूट वगैरह जैसी कोई चीजें हैं डिस्प्यूट, हालांकि बाउंड्री डिस्प्यूट को आप अभी मत लिखना, ऐसे लिखो कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, जो दो देशों में आपस में डिस्प्यूट है, तो इन सब की सेटलमेंट कैसे करनी है, जितना हो सके बातचीत से, हाँ, टेबल पर बैठकर, चाहे बाउंड्री डिस्प्यूट भी क्यों ना हो, इनको कोशिश करो आपस में युद्ध के थ्रू नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, आर्बिट्रेशन से एक टेबल पर बातचीत के द्वारा सुलझाओ, आर्बिट्रेशन से करो, ठीक। तो इन चीजों को आपने पढ़ लेना है। मेन क्वेश्चन यहां से क्या आएगा मैंने बता दिया, एक तो आएगा कि कौन सा प्रिंसिपल किस कैटेगरी में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कुछ है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स जो कि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए हैं, उनको हम सेपरेट पढ़ेंगे, तो इनको बेसिकली समझ लेना आपने। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया जी, नमस्कार।